So in our previous class, we had already discussed about the Newton's first law of motion, जहां पर कि हम लोगों ने पढ़ा था कि if a body is in the state of rest or if a body is in the form of uniform motion, then it will continue in that state until and unless any external force is not applied on it. यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में होता है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या अगर कोई बॉडी अगर किसी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करेगा जब तक कि बाहर से कोई फोर्स उसको नहीं अप्लाई किया जाए। इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी because of which it tends to be either in the state of rest or in the state of motion depending on the condition। और इसी तरह से हम लोग दो तरह के इनर्शिया के बारे में भी समझते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये सारे टॉपिक हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। फिर हम लोगों ने न्यूटन के सेकेंड लॉ को डिस्कस किया था, जहां पर कि हम लोगों ने समझा था कि द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो जब किसी भी बॉडी के में फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो हम लोग पहले मोमेंटम समझे थे कि मोमेंटम होता क्या है, जहां पर कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। बताए थे कि जब कोई बॉडी मोशन में रहेगा तो ही उसके पास मोमेंटम होगा, अगर वो रेस्ट में होगा तो उसके पास मोमेंटम नहीं होगा। तो इसी वजह से हम लोग फोर्स का यहाँ पर यूज देखते हैं, क्योंकि वही फोर्स होता है जो कि उसके मोमेंटम को चेंज कर सकता है, और मोमेंटम होने के लिए वेलोसिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना वेलोसिटी का तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। मास यूज टू बी ऑलवेज प्रेजेंट फॉर अ बॉडी, किसी भी बॉडी में मास तो होता ही होता है। वेलोसिटी वो चीज होती है जिसको चेंज किया जा सकता है विथ रेस्पेक्ट टू द मास फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि कितना फोर्स लगाना है कि उसी हिसाब से उस बॉडी में वेलोसिटी में वेरिएशंस आती है। और जितना फोर्स हम लोग लगाते हैं और उसके बेसिस पर जो मोमेंटम में चेंज होती है, उसी को हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ते हैं, जहां पर कि हम लोग ये देखे थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। और फिर इसी इक्वेशन को जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था मैथमेटिकली, जब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया था, तो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया फोर्स का, जो कि बनकर आता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। once again I want to repeat this thing, that if the question is coming that what is Newton's second law, please don't write this as the equation, या इस पर्टिकुलर चीज को लॉ के रूप में नहीं लिखना है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, बिकॉज विथ दिस वी डिराइव दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। ये मेन टॉपिक है और इस टॉपिक से हम लोग इसको लेकर आते हैं, और फिर यहीं से हम लोगों का फोर्स का यूनिट भी बनता है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और ये न्यूटन जो डिराइव करके लाते हैं ये मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से ही लाते हैं, जहां पे मास केजी में कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन को हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। सो देयरफॉर 1 न्यूटन of force is actually equals to 1 kg with meter per second square। तो ये जो है ये वैल्यू हम लोगों का निकल कर आता है। यूनिट के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए थे, फिर से आगे भी हम लोग के पास जब फोर्स के बारे में पढ़ना रहेगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब ग्रेविटी में हम लोग वेट डिस्कस करेंगे तब हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोगों को आज डिस्कस करना है न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में। सो व्हाट डज न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स? सो न्यूटन का थर्ड लॉ बड़ा ही सिंपल सा लॉ है, जहां पर कि हम लोग समझते हैं कि वेन एवर द फोर्स बिन अप्लाइड ऑन अ बॉडी, then the body also resists out with an equal and opposite amount of force। जब भी हम लोग कहीं पर भी किसी भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी भी एक इक्वल अमाउंट का फोर्स जो है वो अपोज करती है, या फिर वो उस फोर्स से उसको पुश बैक करती है। दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ इन अ वेरी सिंपल वे। यू कैन सी ओवर देयर, राइट नाउ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, तुम किसी ना किसी चेयर में बैठे हुए हो। So while you are sitting over there, you are exerting a force in the downward direction on the chair। तुम जब उस चेयर के ऊपर बैठे हुए हो, ये चेयर है, तुम जब इस चेयर के ऊपर बैठे हुए हो while you are studying right now, so you are exerting a force in the downward direction। तुम एक फोर्स नीचे की तरफ पुश कर रहे हो ड्यू टू योर वेट। तुम अपने वेट के वजह से एक फोर्स नीचे की तरफ यहां पर एक्सर्ट कर रहे हो।
Now, while you are exerting this force, the chair is resisting out your force. तो ये जो chair है, ये एक force apply कर रहा है in the opposite direction to maintain the situation in a balanced condition. इस condition को balance करके रखने के लिए ये यहाँ पर ये force apply हो रहा है. तो ये जो force apply किया जाता है, that is equal and opposite to the first force. ये इसके इक्वल होता है और इसके अपोजिट होता है, और बस यही होता है न्यूटन का थर्ड लॉ. सो जब हम लोग सिंपल तरीके से पढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, तो हम लोग सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि वेन एवर द फोर्स बिन अप्लाइड ऑन अ बॉडी, देन द बॉडी ऑल्सो रेसिस्ट or exerts an equal and opposite amount of force on the body, which makes the body to be stable over there और टू काउज अ बैलेंस सिचुएशन. हम लोगों ने जब काइंड्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया हुआ था बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में. तो जब बैलेंस फोर्स की बात आती है, सो ओवर देयर वी डू यूज टू एक्सपीरियंस दैट द बैलेंस फोर्स कम्स ड्यू टू और द एक्शन ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ. इसको हम लोग कई सारे अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे. एक छोटा सा ग्राफिक्स है, उसके बेसिस पर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तब ये चीज और अच्छे से क्लियर हो पाएगी. जब हम लोग ये कहते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है, वो बॉडी भी उतनी ही फोर्स रेसिस्ट करती है या उतना फोर्स से वो रिप्लाई करती है. सो डू द बॉडी इज नोइंग दैट हाउ मच फोर्स यू आर गोइंग टू अप्लाई. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम तुमको एक एग्जाम्पल दिए कि तुम चेयर पे बैठे हुए हो एंड योर वेट इज अप्लाइंग ओवर देयर. तुम्हारे वेट जो है वो नीचे की तरफ अप्लाई कर रही है, and the chair is also giving an opposite force over here, because of which you can create a balance situation. यहाँ पर एक balance situation. Okay. Now, if suppose for example your weight, I take it as say as 80 Newton. Okay. Now, if your friend will come and sit on the same chair, and your friend is little heavy, and your friend is say as for example, I assume that it is 100 Newton. Okay. So now the chair is again going to resist your friend's weight. So when your friend is sitting over there with 100 Newton force in the downward direction, the chair is also exerting 100 Newton of force. So is your chair a living body or a living being that who had identified that, okay, at the beginning there was 80 Newton of force, so I have to apply 80 Newton of force. Now there is 100 Newton of force, so I have to apply 100 Newton of force. Is it like that? No, don't understand it in this way. You just think it in this way that whenever we are exerting force on any object, जब भी हम लोग किसी भी body के ऊपर force लगाते हैं, the body used to resist the force according to its strength. वो अपने strength के basis पर एक force exert करती है to resist its condition. जो उसका सिचुएशन है या उसका जो कंडीशन है, उसको रेसिस्ट करने के लिए वो एक अपोजिट फोर्स लगाती है, और इसी अपोजिट फोर्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ में. एक और एग्जांपल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. सपोज देयर इज अ बेड. ओके, देयर इज अ बेड एंड the bed is good, it is strong. Okay, that bed is made up for two person. दो लोगों के लिए वो बेड बनी हुई है. ठीक है. So if I will take the weight of two person, it will roughly come to how much? It will become, if I will take in kg, अगर mass के basis पर लेते हैं, then I will convert it to the weight. So roughly it would be of 120 or 150 kg. 150 kg को इसको ये हैंडल कर सकती है. 150 kg का मास इसके ऊपर रखा जा सकता है. If I will change to in weight, it will be around 1500 न्यूटन, around 1500 न्यूटन का होगा. ठीक है. हम लोग पढ़ेंगे ये कैसे होता है केजी, और हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये राउंड अप वैल्यू लिए हुए हैं. तो 1500 न्यूटन को ये रेसिस्ट कर सकता है. तो 1500 न्यूटन के कोई दो लोग इसमें बैठे हैं या सोए हुए हैं, तो ये बेड इजीली इसको अपोज कर रही है. बट सपोज फॉर एग्जाम्पल some other people also gathered over there, say as for example 4 more people came over there. Okay, and averagely I take it as 3000 Newton. So when these two persons were lying on the bed, or they were sitting on the bed was exerting 1500 Newton of force. Now when additional 4 person came, then 3000 Newton is increasing over there.
So it is going to be applying of 4,500 Newton. So the bed is still applying the force. But how is the bed is coming to know that, okay, I have some extra guest, so I need to apply a little bit more amount of force? No. Understand it in this way, that it has that much of a strength. But suppose that that bed is not so strong, and after 4 person had lying on the bed, what happened? The bed had broken down. वो वहां से टूट गया. ठीक है. तो ये एग्जांपल हम लोग कई सारे फॉर्म्स में देख सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब तुम लोग चलते हो, while walking, we used to walk on a ground. हम लोग नॉर्मल रोड पे चलते हैं, अलग अलग तरह के सर्फेसेस पे चलते हैं. जब हम लोग चलते हैं तो वहां पर किसी तरह का कोई मार्किंग तो नहीं दिखती है हम लोगों की, कोई फुटप्रिंट्स तो नहीं आता है. Why? Because while you are putting the force on the ground is also resisting you with the equal amount of force. But what will happen if you need to walk on a muddy road, if or the road is little wet? As you will put your foot over there, you will experience that there is a marking of your foot over there. How it is? It is because when you had exerted a certain amount of force with your body, the ground was not able to resist it out. वो वहां पर उतने फोर्सेस को रेसिस्ट नहीं कर पाया. तो क्या न्यूटन का लॉ गलत हो गया? नहीं, न्यूटन का लॉ अभी भी सही है. इसीलिए हम इसको बता रहे हैं. इसको समझने की कोशिश इस तरह से करो कि जब भी हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी कैपेबिलिटी के बेसिस पर वो इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का फोर्स अप्लाई करता है. लेकिन ये हमेशा बैलेंस्ड फोर्स में बना हुआ रहेगा, ये जरूरी नहीं है. यहीं पर हम लोगों की सिचुएशन चेंज हो जाती है. तो पहले ये एनिमेशन देख लो, तब फिर हम लोग इसको और थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग लॉ. ठीक है. और इससे काफी कुछ सीखने को भी हम लोगों को मिलता है, और ध्यान से अगर पढ़ोगे तो इसमें बहुत कुछ याद भी रखने को है. ठीक है. सो लेट्स सी दिस एनिमेशन फर्स्ट. जस्ट अ मिनट. Only question you need to ask yourself while studying the third law is, what happens when two objects interact with each other? What happens when you place an object on the table? The object exerts a force on the table, and the subject exerts an upward force on the object. There are two forces that result from this interaction: a force on the table and a force on the object. The magnitudes of the two forces are the same, but the directions are opposite. These forces are called as action and reaction forces. The force exerted by the object on the table was an action force, and the force exerted by the table on the object is the reaction force. What we saw here is nothing but a display of the Newton's third law of motion. Every action has an equal and opposite reaction. That's how simple the third law is. Every action has an equal and opposite reaction. It means that when two objects interact, there is a force on each object. The magnitude of force on the first object equals the magnitude of force on the second one. And what about the direction? The direction of force on the first object is opposite to the direction of force on the second one. Let's talk about more examples. While the frog is swimming, it pushes the water back, and the water pushes its body forward. Now let me ask you a question. Say a bird is flying upwards. Will the Newton's third law apply here? Sometimes the third law is not so obvious. You'd probably say that the bird is the only object here and there's no second object. But that's not correct. The wings of the bird push the air downwards, and the air pushes the bird upwards. Action and reaction forces make it possible for birds to fly. We take one last example to understand something very interesting about the third law. What happens when a gun is fired? You're right, it exerts a forward force on the bullet, and the bullet exerts an equal and opposite reaction force on the gun. And this exists in recoil of the gun. A perfect example of Newton's third law. But hold on. If the force exerted by the gun on the bullet is the same as the force exerted by the bullet on the gun, then why doesn't the gun recoil with the same acceleration as the bullet? The gun recoils, yes,
But it doesn't recoil at the same acceleration as the bullet, right? Same magnitude of forces, but different accelerations. Why do you think this happens? Okay, so if your concept of the second law of motion was clear, you wouldn't really be surprised with this. The second law of motion says that the force is the product of the object's mass and acceleration, or the acceleration of the object is equal to the force over its mass. What does this tell us? Yes, if the mass is more, then the acceleration will be less. In this example, the mass of the gun is much more than that of the bullet. Hence, the acceleration of the rifle is lesser than that of the bullet. If you're in a boat and step out of it onto the land, there are two forces involved. You pushing the boat behind and the boat pushing you forward. And that's why you see the boat go behind when you go forward. Now let's say a sailor jumps off a huge ship. The sailor does apply a force on the ship, and the ship also applies a force on the sailor. But do you think the ship will accelerate as much as the sailor? Not really. And I think you know why. Okay, so I hope that you all had understood this one. So इसी में थोड़ा सा हम और ऐड करना चाहते हैं और कुछ और एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो कैसे न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है या किस तरह से इसका मोशन हम लोगों को ऑब्जर्व होता है। तो जैसे कि पहले भी बता रहे थे कि जब हम थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं तो हम लोग सिंपल तरीके से ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी भी एक इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का फोर्स मेरे ऊपर अप्लाई करता है। और यही बेसिक सा लॉजिक है और इसी बेसिक से लॉजिक के ऊपर ही न्यूटन का थर्ड लॉ पूरी तरह से एप्लीकेबल होती है, जिसको कि हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल से देख सकते हैं। देखो अभी जैसे कि ये बोर्ड वाले एग्जाम्पल, हम सभी एग्जाम्पल्स को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी बोर्ड वाला एग्जाम्पल है तो इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम लोग इस बोर्ड वाले एग्जाम्पल को देखते हैं तो इसको समझने के लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट तुम लोग घर में भी कर सकते हो या तुम लोगों ने कभी ना कभी कभी देखा ही होगा। क्या है इसमें? से एज फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टैंडिंग ऑन अ स्टूल, कोई स्टूल है या कोई प्लास्टिक की चेयर है और तुम इसके ऊपर खड़े हो, ठीक है। सो यू आर स्टैंडिंग ओवर देयर एंड यू वांट टू जंप फ्रॉम हियर। तुमने कभी ना कभी इसमें से कूदा होगा। तो जब तुम इस पे से कूदोगे, हैव यू ऑब्जर्व दिस थिंग दैट यू हैड मूव्ड फॉरवर्ड, तुम तो आगे चले गए। व्हाट हैपेंड टू दैट स्टूल और दैट चेयर? इट हैड मूव्ड बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ भाग गया। व्हाई इट हैपेंड? हैव यू थॉट एवर? कभी तुमने ऐसा सोचा हुआ है क्यों ऐसा होता है? ये होता है न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से। अच्छा, अगर मान लो ये चेयर या इस स्टूल के जगह पर सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ ह्यूज टेबल, बहुत बड़ी सी टेबल है या बड़ा सा एक बेड है। तुम उस बेड से अगर जंप करते हो, तुम अगर उस बड़े से टेबल से अगर जंप करते हो, इज इट दैट द बेड विल आल्सो मूव? Is it that the table is also going to move? No, it is not going to happen like that. Why it is so? Or what happened to this small chair? तो यहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे काम करता है? देखो, जब तुम एक चेयर पे खड़े होकर वहां से कूदने की कोशिश करते हो, जब भी तुम जंप करते हो, यू जस्ट थिंक इन योर माइंड, जब तुम कूदते हो व्हाट हैपेंस और व्हाट यू यूज टू डू यू एक्सर्ट योर फोर्स थ्रू द फुट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन? तुम अपने पांव से सारा का सारा फोर्स जो होता है वो पीछे की तरफ पुश करते हो, पीछे की तरफ पुश करते हो। And as you push it harder, you lift your body in the forward direction. ठीक है, तुम जितना पीछे की तरफ पुश कर पाते हो, तुम उतना ही अपने बॉडी को आगे की तरफ लिफ्ट कर पाते हो। Why this is so? This is because जब नीचे की तरफ फोर्स लगती है तो तुम आगे की तरफ एक फोर्स जनरेट कर पाते हो। बस यही तो है न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम जब नीचे की तरफ फोर्स पुश कर रहे हो, जब तुम नीचे की तरफ पुश कर रहे हो, तो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है अगर वो लाइटर है, वो हल्का ऑब्जेक्ट है, then what will happen? It will not be able to experience your force, or it will not be able to hold your force in the same amount. Because of that, it used to move in the backward direction. वो थोड़ा सा पीछे चले जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जैसे कि बोट पे हुआ, अगर तुम बोट से जब चलने की कोशिश करते हो, तुमने एक पैर आगे किया, दूसरे पैर को तुम पीछे पुश करते हो। जब तुम ऐसा करते हो तो इस दौरान
होता क्या है कि तुम एक फोर्स एक्सर्ट करते हो पीछे से, और इस ये फोर्स की वजह से, एज दिस वाटर इज नॉट स्टेबल, ये तो स्टेबल तो होती नहीं ना, इट इज फ्लो, इट कैन फ्लो, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर फोर्स इज क्वाइट एनफ टू मेक दिस बोट टू मूव बैकवर्ड, एंड व्हाट हैपेंस, द बोट यूज्ड टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड देन यू मे गेट फॉल डाउन। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे शिप से अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर सेम तरह से मोशन कर रहे हैं, द शिप हैज अ ग्रेटर मास, सो यू आर नॉट quite so strong that you can cause so much of backward force which can be able to make this ship or this huge ship to move in the backward direction, but this can be observed। तो इस चीज को हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ से समझने की कोशिश करते हैं। अब इस पे से एक क्वेश्चन आता है, हम ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं जब भी हम थर्ड लॉ के बारे में स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं। सो है क्या कि वी डू यूज टू वॉक, all of us we used to walk, so a question is that do we walk through our both the legs or do we walk with one leg only? Is there anyone who can answer this particular question? क्या हम लोग दोनों पैर से चलते हैं या हम लोग एक पैर से चलते हैं? Yes, anyone wants to answer? No, no one wants to answer. हम लोग दोनों पैर से चलते हैं या एक पैर से चलते हैं? नहीं पता। सर एक पैर से ना चलते हैं। एक पैर से चलते हैं, कंफर्म? यस सर। ओके, यस इट्स करेक्ट, हम लोग एक पैर से चलते हैं, हम लोग दोनों पैर से नहीं चलते हैं, ये गलत है। ठीक है, हाँ दोनों पैर को बारी बारी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हर दूसरे स्टेप पर हम लोग लेग्स को चेंज कर लेते हैं, बट एट अ टाइम वी डू यूज टू वॉक थ्रू ओनली वन लेग ओनली। Why? Because while you are raising your one foot, you are exerting a force in the backward direction on the ground so that you can be able to lift your body with the resisting force। ये उल्टे साइड में रेसिस्टिंग फोर्स से अपने बॉडी को आगे की तरफ पुश कर सकते हो, और यहीं पर हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ को समझते हैं। एक और एग्जांपल तुम लोग देख सकते हो अपने घर में भी, इस चीज को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, हम लोग उसको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे रॉकेट के बेसिस पर। करना क्या है, टेक अ बलून, ठीक है, और एंड फिल इट विथ एयर, उसको हवा से भर दो, यू विल ऑब्जर्व दैट इट्स साइज इज गोइंग टू इंक्रीज अप। ठीक है, जब इसकी साइज बड़ी हो जाए, अच्छी खासी बड़ी हो जाए, तब करो क्या कि यू जस्ट लीव इट्स माउथ ओपन एंड लीव दिस बलून, बस इसके इसके मुंह को खोलकर बस छोड़ दो तुम। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, द बलून इज गोइंग टू डांस हियर एंड देयर। Why it is so? It is because as you had left the mouth open, what happens over there? It is continuously releasing the air which is inside it. हवा जो इसके अंदर ट्रैप था वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, and at that very time it is exerting a pressure on the wall of the balloon also, which made this balloon to move। ये बलून इधर उधर जो भाग रहा था, ये इसी वजह से भाग रहा था। ठीक है, और इसी तरह के एग्जांपल्स हम लोग पीछे भी देख सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा रिकॉइलिंग ऑफ गन, उसका भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि रिकॉइलिंग ऑफ गन का सिचुएशन क्या होता है, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा था कि फॉर द कंडीशन ऑफ द फ्रॉग who is just swimming over here, and not only for the frog but the bird who is flying in the sky, they all used to experience the Newton's third law, and with the Newton's third law only we are able to do all these kind of things। तो जैसे कि रॉकेट के बारे में बता रहे थे, तो रॉकेट जब ऊपर की तरफ उड़ता है, so at that time the gases which are coming out from its throttle, what happens over there, it used to create a push in the forward direction, and because of this push what happens, the rocket is moving in the upward direction। यही सिंपल लॉजिक है। जैसे कि बलून वाला एग्जांपल बताया कि बलून से जब हवा पीछे से निकलती है, एट दैट टाइम हम लोग देखते हैं कि वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हिच मेक्स दैट रॉकेट टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर ठीक जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर ये स्विमर को देखते हैं, सो व्हाइल द स्विमर यूज्ड टू टर्न और टेक अ फ्लिप, व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू मेक अ पुश फ्रॉम द वॉल।
तो इस वॉल से अगर एक पुश करते हैं तो क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स मिलती है विच मेक्स दिस पर्सन और दिस स्विमर टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड नॉट ओनली फॉर दिस वन, while ड्यूरिंग द स्विमिंग टाइम, जब वो स्विमिंग कर भी रहे हैं, उस दौरान भी जब वो अपने हाथ या पांव को मोशन करते हैं तो वो एक रेसिस्टिंग फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं और उसी रेसिस्टिंग फोर्स के वजह से वो वहां पे स्विम कर पाते हैं। So this is Newton's third law. So I hope that you all had understood this. If you have any doubt, if still you have confusion, then you can ask. देखो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। कहीं पे कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम अभी भी नहीं समझ में आया तो बताओ, यस और नो? यस, नो, नथिंग, यहां तक कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके देन। सो आज का क्लास तब हम लोग का अभी एंड हो रहा है, हम लोग के पास और टाइम नहीं है, तो हम लोग कल के क्लास में तब फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके देन, सो फॉर टुडे आई एम कीपिंग द क्लास टिल हियर, वी विल मीट अगेन टुमारो। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू, प्लीज रिवाइज टिल हियर।